ओके, हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिज्म इन सॉइल। ओके, सॉइल में जो जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसके बारे में हम यस बोलेंगे। ये ऑर्गेनिज्म मेनली हम लोग क्या देखते हैं, ये हो सकता है आइदर एनिमल, ठीक है, और हो सकता है प्लांट, ठीक है। और एनिमल में भी क्या हो सकता है, माइक्रोफोना। एनिमल को हम लोग बोलते हैं फोना, ठीक है। और अगर माइक्रो मतलब इसका साइज स्मॉल है, और मैक्रो मतलब इसका साइज लार्ज है, ठीक है। माइक्रो मतलब माइक्रोस्कोप में जो दिखता है। अभी देखिए जो माइक्रोफोना है, ठीक है, एनिमल है, वो क्या है, प्रोटोजोआ है, निमाटोड है एंड रोटिफर है, ठीक है। और मैक्रोफोना में आप जानते हैं क्या क्या हो सकता है, आर्थवर्म हो सकता है, टर्माइट, एंड ग्राफ, और बाकी सब हो सकता है, मिलीपेड सेंटीपेड हो सकता है। अभी देखिए, हो गया ना। अभी देखिए प्लांट में भी दो तरह का है। देखिए, ये ना एनिमल का भाग है, ठीक है, और ये प्लांट का भाग है, ठीक है। प्लांट में क्या होता है, प्लांट में जो माइक्रो ये है, ठीक है। ये प्लांट नहीं, ये है माइक्रो। ओके, ये है माइक्रोफ्लोरा। माइक्रोफ्लोरा में क्या क्या रहता है, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, फंजाई, एल्गी, ठीक है। और यहाँ पे प्लांट नहीं, ये है मैक्रो। मैक्रोफ्लोरा में फ्लोरा मतलब प्लांट, फ्लोरा मतलब फ्लावर, सब याद रख सकते हैं, फ्लावर फ्लोरा। तो मैक्रोफ्लोरा में क्या रहता है, प्लांट रूट्स रखता है और एल्गी रख सकता है। एल्गी जो मल्टी सेलुलर लार्ज एल्गी। ओके, गॉट इट? समझ में आ गया? ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन आंसर आएगा तो क्वेश्चन में क्या आएगा कि सॉइल में माइक्रोफोना कौन सा है, माइक्रोफोना, ठीक है। और सॉइल में माइक्रोफ्लोरा क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए, तो माइक्रोफोना में क्या क्या आएगा, बोलिए। माइक्रोफोना में क्या क्या आएगा, ये आएगा, क्या है जो फोना जैसा दिखता है, वो प्लांट जैसा दिखता है, जैसे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, ठीक है। और क्या हो सकता है, निमाटोड, और क्या है, रोटिफार, ठीक है। और माइक्रोफ्लोरा में आप सब जानते हैं क्या क्या है, यहाँ पे बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, फंजाई, और क्या है, एल्गी, ठीक है। समझ में आ गया? ये दोनों याद रखिए। कभी ये मत कीजिए कि माइक्रोफ्लोरा बोल दिए आप प्रोटोजोआ लिख दिया, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। यही याद रखिए, क्वेश्चन में आएगा तो यही आएगा। तो हमारा मेनली डिस्कशन जो है वो, देखिए यहाँ पे भी ऐसा यहाँ पे भी एक बोल दिया, बहुत इजी है, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है माइक्रोफ्लोरा और माइक्रोफोना, माइक्रोफ्लोरा और माइक्रोफोना, ठीक है। ये हम क्या, जैसे निमाटोड, प्रोटोजोआ, रोटिफा, ठीक है, फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, ये सब लेके हम अ, बाद में आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर सॉइल का ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सॉइल का माइक्रोफ्लोरा एंड माइक्रोफोना, ठीक है। यहाँ पे आप बोल दीजिए, ये यहाँ पे जो सिक्स दिख रहा है इसमें से माइक्रोफोना कौन सा है। फोना मतलब एनिमल, फोना कौन सा है, बोलिए। ये है माइक्रोफोना है, प्रोटोजोआ है, और क्या है, निमाटोड, और बाकी सब है माइक्रोफ्लोरा, ठीक है। ऐसे एल्गी, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स एंड फंजाई, ठीक है। अभी देखिए, और यहाँ पे ये प्रोटोजोआ और निमाटोड, इन दोनों का काउंट बहुत कम है, इन दोनों का काउंट बहुत कम है, ठीक है। बाकी जो माइक्रोफ्लोरा है उसका ही काउंट सबसे ज़्यादा है, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। देखिए, तो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम कैटेगराइज करेंगे, बोलिए इस इसमें से पॉपुलेशन सबसे किसका ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है बैक्टीरिया का। देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया का, ठीक है। तो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है बैक्टीरिया। देन किसका आता है, देन आता है, बोलिए, देन आता है किसका, आता है फंजाई का, ठीक है। पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है बैक्टीरिया का, देन आता है फंजाई, देन आता है एक्टिनोमाइसीट्स। समझ में आ गया? पहले बैक्टीरिया, उसके बाद फंजाई, उसके बाद एक्टिनोमाइसीट्स। समझ में आ गया? क्यों बैक्टीरिया का है, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर सकता है, ठीक है। और बैक्टीरिया का बहुत रेजिस्टेंस है, वो कोई भी एनवायरनमेंट में ग्रो हो सकता है, ठीक है। ये याद रखिए, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है बैक्टीरिया। अभी देखिए, मास, अगर मास कैलकुलेट करेंगे तो सॉइल में सबसे मास मतलब जिसका वेट सबसे ज़्यादा है, इसका वेट ज़्यादा है, यहाँ पे आ जाएगा फंगस, फास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फंगस, ये देखिए, ऐसा होता है फंगस, किसका होता है, उसका बहुत हाइफी रहता है, ठीक है, बहुत हाइफी रहता है।
और एक एक देखिए एक बैक्टीरिया। तो एक बैक्टीरिया से एक फंजाई देखिए कितना मास है, इसका मास क्या है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है फंजाई का मास। इसलिए सॉइल में सबसे ज़्यादा क्या रहता है, फंगस रहता है। ठीक है, मॉइस मास के हिसाब से, वेट के हिसाब से कौन सा है, फंगस। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है बैक्टीरिया, उसके बाद आता है एक्टिनोमाइसीट्स। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, ये जो ये जो ऑल ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्यों हमें सॉइल में इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हम सॉइल को हम क्या बोलते हैं, सॉइल को हम बोलते हैं लिविंग, सॉइल को लिविंग बोलते हैं। तो लिविंग क्यों है, लिविंग है क्योंकि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है और प्लांट रूट्स रहता है और बहुत सारे एनिमल्स रहता है। मगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा सॉइल में रोल प्ले करता है सॉइल को लाइव बनाने में। ओके, सॉइल को लाइव बना है, विदाउट माइक्रोऑर्गेनिज्म सॉइल विल बी डेड। ओके, क्या करते हैं, सॉइल में ये डिकम्पोजिशन कर सकता है, ठीक है, सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर हम देते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं रहता है तो वो प्लांट लीफ ही रहता, ठीक है, वो लीफ से हमें हम मैन्योर नहीं बनता और सॉइल ऑर्गेनिक मैटर नहीं बनता। समझ में आ गया। उसके बाद न्यूट्रिएंट साइकिल करता है, जो जो ऑर्गेनिक मैटर में जो जो न्यूट्रिएंट रहते हैं, वो क्या होता है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं वो प्लांट में अवेलेबल होता है, नहीं तो नहीं अवेलेबल होता है। उसके बाद सॉइल स्ट्रक्चर और एग्रीगेशन भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। आप देखे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखिए ऐसे ऐसे सॉइल का सॉइल का जो पार्टिकल्स था वो क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फंजाई ये है वो एक के साथ एक जुड़ जुड़ के रख रहा था, और बैक्टीरिया भी हेल्प करता है। उसके बाद डिजीज सप्रेशन, जो देखिए अगर सॉइल में अगर एक बैक्टीरिया अच्छा है और एक बैक्टीरिया खराब है, ठीक है, तो क्या होगा, जो अच्छा बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया, उसका पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जो खराब बैक्टीरिया है उसका पॉपुलेशन कम हो जाएगा, वो क्या करेगा, डिजीज को सप्रेस करेगा। उसके बाद क्या है, फाइटो हार्मोन्स प्रोडक्शन करते हैं, जैसे हम एक वर्मी कंपोस्ट में देखते हैं, वो कोई फाइटो हार्मोन प्रोड्यूस करता है या कोई और ऑर्गेनिज्म फाइटो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, मतलब हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बहुत सारा स्ट्रेस को एलिवेट करते हैं, तो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल बहुत सारा है, ठीक है। देखिए उसके बाद देखिए, उसके बाद हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत सारा से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उससे एक है ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड के हिसाब से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं। देखिए अगर जो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है, वो जो ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन दे कैन नॉट लिव, उसको हम क्या बोलते हैं, बोलिए, उसको हम बोलते हैं ऑब्लिगेट एरोब। ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट मतलब वो मतलब मानने के लिए बाध्य है, ऑब्लाइज टू डू दैट, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स, जिसको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, विदाउट ऑक्सीजन वो बच नहीं सकता है। समझ में आ गया। देखिए अभी अभी जिस ऑब्लिगेट एनारोब का मतलब, ये बार देखिए ऑब्लिगेट एनारोब, ऑब्लिगेट एनारोब का मतलब क्या है, जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अगर ऑक्सीजन आ जाएगा तो ये मर जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑब्लिगेट एनारोब, जिसको ऑक्सीजन एकदम नहीं चाहिए। हो गया, एकदम ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल है, एकदम ऑपोजिट। जिसका ऑक्सीजन चाहिए उसको हम बोलते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स, और जिसको नहीं चाहिए, एकदम ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑब्लिगेट एरोब्स, ठीक है। अभी अभी देखिए, इसको हम छोड़ देंगे, सिर्फ ये पढ़ेंगे। देखिए ये फैकल्टेटिव एनारोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स मतलब क्या है, देखिए ये है, ये जनरली है, मान लीजिए एरोब से, ठीक है, ये एरोब है, मतलब इसको ऑक्सीजन जब है तब ग्रो हो सकता है। मान लीजिए कोई भी कारण से ऑक्सीजन बहुत कम हो जाएगा, ऑक्सीजन बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये खुद को एनारोब में कन्वर्ट कर लेगा, एनारोब में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। ये है तो एरोब, मतलब एरोबिक, ठीक है, एरोबिक, ठीक है, जिसमें जिसका ऑक्सीजन जरूरत है। मगर जब ऑक्सीजन कम हो जाता है तो क्या होता है, ये एनारोबिक में खुद को कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स, मतलब कभी कभी ये एनारोब बन जाता है। समझ में आ गया। ओके, अभी देखिए लास्ट में क्या है, माइक्रो एरोफिलिक। माइक्रो एरोफिलिक का मतलब है
इसमें इसका अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में 20% ऑक्सीजन है, 20% ऑक्सीजन अगर रहेगा ये जिंदा नहीं रह पाएगा। ठीक है, इसको क्या चाहिए, थोड़ा कम ऑक्सीजन चाहिए। मान लीजिए एज्यूम कर लेते हैं 5% इसको ऑक्सीजन चाहिए, तो इसको ऑक्सीजन चाहिए, विदाउट ऑक्सीजन ये बच नहीं सकता है, मगर इसका ऑक्सीजन लेवल कम चाहिए। समझ में आ गया पूरा चीज़? देखिए, ऑब्लिगेट एनारोब्स मतलब यहाँ इसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन चाहिए, उससे ऑक्सीजन बच नहीं सकता है। एनारो ऑब्लिगेट एनारोब मतलब इसको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, अगर ऑक्सीजन रहेगा तो ये मर जाएगा। फैकल्टेटिव एनारोब्स मतलब ये एरोबिक है, इसका ऑक्सीजन चाहिए, मगर मान लीजिए कहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, उस टाइम भी ये इसको एनारोब में कन्वर्ट करके ये ग्रो हो सकता है। समझ में आ गया? उसके बाद माइक्रो एरोफिलिक क्या है? माइक्रो एरोफिलिक मतलब ये हाई ऑक्सीजन में ग्रो नहीं हो सकता, ये लो ऑक्सीजन लेवल में ग्रो हो सकता है। ऑक्सीजन चाहिए मगर लो ऑक्सीजन लेवल। समझ में आ गया पूरा? अभी इसका एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, ऑब्लिगेट एरोब्स का एग्जाम्पल है एजिटोबैक्टर। ठीक है, ऑब्लिगेट एनारोब्स का एग्जाम है मीथानोबैक्टीरिया। ठीक है, जो मीथेन प्रोड्यूस करता है, राइस फील्ड में मीथेन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, राइस फील्ड में, तो वो है मीथानोबैक्टीरिया, उसको बोलते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स। और है स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास है, क्या है, ये है फैकल्टेटिव एनारोब्स। ये ऑक्सीजन इसको चाहिए, मगर जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब भी ये जिंदा रहेगा। ठीक है, उसके बाद माइक्रो एरोफिलिक क्या है, एजोस्पाइरिलम। माइक्रो एरोफिलिक है एजोस्पाइरिलम, इसको कम ऑक्सीजन चाहिए। हो गया। अभी देखिए दूसरा क्लासिफिकेशन, देखिए दूसरा क्लासिफिकेशन है हम लोग कार्बन के सोर्स के हिसाब से। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखिए कार्बन कहाँ से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है। ठीक है, जैसे प्लांट, एल्गी 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 क्या करते हैं, एल्गी क्या करते हैं, एल्गी उसका क्लोरोफिल है, तो उसको क्या करते हैं, वो सनलाइट से, ये वो क्या करते हैं, उसका कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड से वो फोटोसिंथेसिस करके वो उसका कार्बन मीटअप करते हैं, जैसे प्लांट करते हैं। ठीक है, मगर बाकी सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो फंजाई है, बैक्टीरिया है, वो क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनिक मैटर से, जो ऑर्गेनिक मैटर आप दे रहे हैं, जैसे एक लीफ फॉल हुआ, लीफ के बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है, ये ऑर्गेनिक मैटर ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसमें जाता है, तो यहाँ पे जो जो कार्बन है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अंदर जाता है। तो ये कार्बन कहाँ से मिलता है, इसको इसको मिलता है ऑर्गेनिक मैटर के, इसलिए इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप। समझ में आ गया? तो यहाँ पे एलजी हो जाएगा, जो एलजी है वो हो जाएगा ऑटोट्रॉप। ठीक है, और जो बैक्टीरिया है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉप। समझ में आ गया? अभी देखिए एनर्जी, इन लोगों को ग्रो करने के लिए एनर्जी भी चाहिए। ठीक है, जो एनर्जी जो सनलाइट से लेता है उसको बोलते हैं फोटोट्रॉप। जो सनलाइट से लेता है, जैसे एलजी, ये अगर कोई एनर्जी लेगा, ये क्या होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, तो ये एनर्जी कहाँ से लेगा, सनलाइट से लेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉप। ठीक है, और माइक्रोऑर्गेनिज्म अगर ये एनर्जी कोई केमिकल से लेगा, कोई केमिकल से लेगा, इसको बोलते हैं हम केमोट्रॉप। ठीक है, जो कोई केमिकल से लेगा। ठीक है, कोई कोई बैक्टीरिया भी है, ऐसा ऐसा बैक्टीरिया भी है जो क्या करता है, एनर्जी सल्फर से लेता है, सल्फर से एनर्जी लेता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं केमोट्रॉप। समझ में आ गया? अभी देखिए ये दोनों अगर मिक्स करेंगे, ठीक है, तो हम क्या देखें, जो लाइट लेता है, लाइट से, जो लाइट से ग्रो होता है, जिसको लाइट चाहिए उसको बोलते हैं फोटोट्रॉप। ठीक है, जिसको एनर्जी के लिए केमिकल्स चाहिए उसको हम बोलते हैं केमोट्रॉप। ठीक है, अभी देखिए, जिसको लाइट चाहिए एनर्जी के लिए, और कार्बन, कार्बन सोर्स, ये कार्बन सोर्स है। ठीक है, ये लाइट है, ये लाइट सोर्स है। ठीक है, अभी देखिए अच्छे से देखिए, इसमें क्वेश्चन आता है। देखिए, जो फोटोट्रॉप, जिसको कार्बन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, फोटो ऑटोट्रॉप। ठीक है, ये फोटोट्रॉप है। देखिए ये क्या है, फोटोट्रॉप। ठीक है, फोटोट्रॉप है। ठीक है, और जिसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रो हो सकता है, देखिए आगे का देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रो हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन सोर्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप। ठीक है, तो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोट्रॉप प्लस ऑटोट्रॉप, सो फोटो ऑटोट्रॉप। समझ में आ गया? जिसका लाइट के लिए, जिसका ये लाइट एनर्जी के लिए लाइट चाहिए, सनलाइट, उसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉप।
जो जिसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप। तो एक साथ मिल जाएगा उसको बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉप। बहुत सिंपल है। अभी देखिए यहाँ पे ये इसको बोलिए कि यहाँ पे वो लाइट की एनर्जी के लिए तो लाइट चाहिए, और कार्बन के लिए ऑर्गेनिक कार्बन। इसको हम क्या बोलते हैं, जो उसको ऑर्गेनिक कार्बन कार्बन के सोर्स के उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप। और इसको फोटो है तो यहाँ पे क्या होगा, फोटोट्रॉप। ओके, फोटोट्रॉप एंड हेटेरोट्रॉप, ये दोनों एक साथ मिक्स हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, फोटो हेटेरोट्रॉप। समझ में आ गया। सिमिलर चीज यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे केमो, ये ऑटोट्रॉप, तो केमो ऑटोट्रॉप और केमो हेटेरोट्रॉप। समझ में आ गया। पूरा इजी चीज है, अब अच्छे से देखिए, पूरा चीज याद हो जाएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या आ सकता है, क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है, बोल सकते हैं कि फोटो ऑटोट्रॉप, फोटो ऑटोट्रॉप इसका कार्बन सोर्स क्या है और इसका एनर्जी एनर्जी सोर्स क्या है, बोलिए। फोटो ऑटोट्रॉप, फोटो मतलब कि लाइट, तो एनर्जी कहाँ से आएगा, सनलाइट से। हो गया। अभी ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉप मतलब क्या है, कार्बन कहाँ से आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से आएगा। ठीक है। अभी अभी देखिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि केमो हेटेरोट्रॉप, केमो हेटेरोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप। ठीक है। अभी इस क्वेश्चन आ जाएगा कि इसका इसका एनर्जी कहाँ से आता है और इसका कार्बन कहाँ से आता है। देखिए, देखिए ये अगर एनर्जी का बात है तो एनर्जी कहाँ पे, केमो, केमो मतलब कोई केमिकल से आता है, कोई केमिकल से आता है। और यहाँ पे हेटेरोट्रॉप, ऑटो नहीं, हेटेरोट्रॉप मतलब क्या है, कार्बन कहाँ से आता है, कोई ऑर्गेनिक मैटर से आता है। बहुत सिंपल है। ओके। अभी देखिए वो फर्स्ट हम क्या क्लासिफिकेशन करें, ऑक्सीजन के हिसाब से, सेकेंड हम क्लासिफिकेशन करें एनर्जी के हिसाब से, थर्ड हम क्लासिफिकेशन करें कार्बन के हिसाब से, और कार्बन और एनर्जी एक साथ भी क्लासिफिकेशन करें। इसके बाद क्लासिफिकेशन करेंगे कि इसके हिसाब से सॉइल टेम्परेचर के हिसाब से कौन कौन सा टेम्परेचर में ग्रो हो सकता है। देखिए इसमें है साइक्रोफाइल्स। ठीक है, साइक्रोफाइल्स, साइक्रोफाइल्स माने कि ये बहुत ठंड में, इसका 0 डिग्री टेम्परेचर से नीचे है, 0 डिग्री टेम्परेचर है, वो वहाँ पे भी ग्रो कर सकता है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं 10 to 20 डिग्री बोलते हैं, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड में भी ये इसको एक ग्रो हो सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं साइक्रोफाइल। उसके बाद है मेसोफाइल। ठीक है, मेसोफाइल। ठीक है, मेसोफाइल्स कौन सा है, जिसका टेम्परेचर 25 to 40 डिग्री, ये जनरल टेम्परेचर है, जो जनरल टेम्परेचर नॉर्मली रहता है, इसमें 25 to 40 डिग्री। उसके बाद थर्मोफाइल, थर्मोफाइल मतलब क्या है, ये थोड़ा और ज़्यादा टेम्परेचर जैसे 50 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड में ये ग्रो हो सकता है। ठीक है, ये हीट लैबिंग है। उसके बाद है हाइपर थर्मोफाइल। ठीक है, हाइपर थर्मोफाइल मतलब ये मोर, मतलब 80 डिग्री से 80 डिग्री और मोर टेम्परेचर में ये ग्रो हो सकता है। समझ में आ गया। ओके। तो साइक्रोफाइल्स जनरली जो कोल्ड एरियाज है, टेम्परेट जो एरियाज है, कोल्ड वेरी टेम्परेट वहाँ पे रहता है। मेसोफिल्स जनरली सब जगह में, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल सब जगह में रहता है, और इसका ही पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो मेसोफाइल मतलब मेसोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, और इसका एवरेज टेम्परेचर कितना है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका रेंज है 25 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अभी और थर्मोफाइल्स, थर्मोफाइल्स कहाँ पे मिलता है, जनरली ये मैन्योर जो पीट है, जो कॉम्पोस्ट और मैन्योर जो पीट है, मैन्योर पीट और कॉम्पोस्ट पीट, यहाँ पे इसको देखा जाता है। जब कॉम्पोस्ट प्रिपेयर करते हैं तब कॉम्पोस्ट के लिए यहाँ पे थर्मोफिलिक बैक्टीरिया रहता है। और हाइपर हाइपर थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कहाँ पे रहता है, जहाँ पे हॉट स्प्रिंग ऐसा, जहाँ पे बहुत गर्म पानी रहता है, वहाँ पे ये सब रहता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि मेसोफिलिक कौन सा बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा मिलता है, वो होगा मेसोफिलिक। और कौन सा टेम्परेचर में मेसोफिलिक ग्रो हो सकता है, 25 to 40 डिग्री, और एवरेज बोलेगा तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कहाँ पे मिलता है, ये मैन्योर पीट में मिलता है। समझ में आ गया। अभी देखिए हम बैक्टीरिया को भी उसको शेप के हिसाब से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे स्फेरिकल, स्फेरिकल बैक्टीरिया को हम बोलते हैं कॉकस, जो रॉड शेप बैक्टीरिया है उसको बोलते हैं बैसिलस, और जो स्पाइरल है, ऐसे ऐसे दिख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे बैक्टीरिया है, वो उसको बोलते हैं स्पाइरल, स्पाइरिला। ठीक है। अभी देखिए हो गया बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन। अभी देखिए बैक्टीरिया का जो इंटरेक्शन है, ठीक है, इधर मान लीजिए सॉइल में बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये एक के साथ एक रिलेशन करेगा। आपका भी बहुत सारा फ्रेंड है,
सबके साथ अलग अलग रिलेशन है, किसी के साथ आपका अच्छा है, किसी के साथ उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी ऐसा रिलेशन होगा, किसी के साथ अच्छा है, किसी के साथ बुरा। तो बहुत तरह का इसका रिलेशन हो सकता है। ठीक है, इसको देखिए, फर्स्ट क्या रिलेशन है, इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म और साइनर्जिज्म। म्यूचुअलिज्म मतलब क्या है, दोनों ही दोनों को हेल्प करेगा। देखिए, बोथ पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे सेकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, दोनों ही अगर अच्छा है, दोनों ही पॉजिटिव है, ए भी इसको हेल्प करेगा। ठीक है, ए भी इसको हेल्प करेगा, ए भी इसको हेल्प करेगा, दोनों ही दोनों को हेल्प करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म और साइनरिज्म। समझ में आ गया। अभी मान लीजिए कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म मतलब क्या है, ये एक हेल्प होगा, एक को हेल्प होगा। देखिए, यहाँ पे ये ब्लू का हेल्प हो रहा है, मगर जो ग्रीन है उसका कुछ हेल्प नहीं, कुछ पॉजिटिव भी नहीं है, कुछ नेगेटिव भी नहीं है। ठीक है, वो एज यूजुअल है, मगर ये जो ब्लू ब्लू क्या कर रहा है, ग्रीन क्या कर रहा है, ब्लू को हेल्प कर रहा है, तो एक का हेल्प हो रहा है और दूसरे का कुछ इफेक्ट नहीं है। समझ में आ गया, इसको बोलते हैं कॉमेंसलिज्म। तो जीरो पॉजिटिव। उसके बाद पैरासाइटिज्म, पीडिएशन और पैरासाइटिज्म। आपको पता है पीडिएशन मतलब क्या है, एक कोई और को खा रहा है, एक कोई और को खा रहा है, उसको बोलते हैं पीडिएशन बोलते हैं ना। समझ में आ गया। और पैरासाइटिज्म, कोई एक माइक्रोऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रोऑर्गेनिज्म के बॉडी में जाके उसको ग्रो होता है, उसको बोलते हैं पैरासाइटिज्म। तो इसमें क्या होता है, एक क्या होता है, एक है यहाँ पे, इसको खा रहा है, एक माइक्रोऑर्गेनिज्म इसको खा रहा है, तो क्या है, इसका पॉजिटिव है, मगर इसका क्या है, इसको खा रहा है मतलब क्या है, इसको नेगेटिव है। समझ में आ गया। इसका तो अच्छा हो रहा है, जो जो इसको खा रहा है, मगर इसका क्या हो रहा है, ये इसका नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि इसका पॉपुलेशन कम हो रहा है। समझ में आ गया। इसको बोलते हैं पीडेशन एंड पैरासाइटिज्म, एक का पॉजिटिव है, एक का नेगेटिव है। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद होता है एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म मतलब क्या है, एक का नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, दूसरे का कुछ इफेक्ट नहीं है। एक एक ऐसा क्या कर रहा है, एक एक क्या कर रहा है कि एक कुछ मान लीजिए टॉक्सिक पोल्यूस कर रहा है, टॉक्सिन पोल्यूस कर रहा है, तो क्या होगा, और जो बैक्टीरिया है ये क्या होगा, ये मर जाएगा। ठीक है, ये मर जाएगा, मगर इसका कुछ हेल्प हो रहा है, तो इसका है जीरो और इसका है नेगेटिव। तो ठीक है, समझ में आ गया। एक का हेल्प, ये हेल्प कुछ नहीं हो रहा है, ये टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, ये मर जा रहा है, तो ये है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, मगर ये नेगेटिव हो रहा है। समझ में आ गया, जीरो नेगेटिव। अभी कंपटीशन। कंपटीशन मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और यहाँ पे फूड सोर्स एक ही है, एक ही फूड है। तो क्या करेगा, ये एक के बाद एक कंपटीशन करेगा, ये इसके साथ कंपटीशन करेगा, ये इसके साथ कंपटीशन करेगा, तो क्या होगा, सब सब लोग ही फूड तक अच्छे से रीच नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ए भी नेगेटिव हो जाएगा, ए भी नेगेटिव है, बोथ नेगेटिव। कंपटीशन मतलब ए भी नेगेटिव है, ए भी नेगेटिव है, दोनों का रिलेशन हो गया। और नो इंटरेक्शन मतलब कोई इंटरेक्शन नहीं, ये जनरली नहीं होता है, क्योंकि सॉइल में सब कुछ एक ना एक इंटरेक्शन हो ही जाता है। समझ में आ गया। सब सब रिलेशनशिप एक है म्यूचुअलिज्म और साइनरिज्म, जिसमें बोथ का हेल्प होता है। कॉमेंसलिज्म मतलब एक का हेल्प होता है, दूसरे का कुछ नहीं होता है। एक है पीडिएशन और पैरासाइटिज्म, मतलब दोनों, एक का अच्छा होता है, दूसरे का क्षति होता है। और एमेंसलिज्म मतलब एक का कोई इफेक्ट नहीं है, मगर दूसरे का जो लॉस होता है, कंपटीशन में दोनों का ही लॉस होता है। ठीक है, नो इंटरेक्शन में कुछ नहीं होता है। समझ में आ गया। उसके बाद एक टर्म अब हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं पीजीपीआर। पीजीपीआर का मतलब है प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग। ठीक है, प्रोमोटिंग। आर मतलब राइजो बैक्टीरिया, राइजो बैक्टीरिया। ठीक है, कोई कोई बैक्टीरिया क्या करता है, प्लांट का ग्रोथ प्रमोट करता है। ठीक है, एक साथ बहुत सारा, एक साथ बैक्टीरिया एक साथ प्लांट का ग्रोथ प्रमोट करते हैं, उसको बोलते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटिव राइजोबैक्टीरिया। ये कैसे कैसे ग्रोथ प्रमोट कर सकता है, ये नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है, जो न्यूट्रिएंट है उसको अवेलेबल कर सकता है। ठीक है, वो फास्फोरस को सोलुबलाइज कर सकता है, और डिफरेंट जो हार्मोन्स वो सीक्रेट कर सकता है, ये कोई ये सब कर सकता है। और क्या कर सकता है, ये कोई पैथोजन के साथ पैथोजन को कम कर सकता है, डिजीज रेजिस्टेंट इंक्रीज कर सकता है। समझ में आ गया, ये बहुत सारा चीज एक साथ करता है, ये करके प्लांट का ग्रोथ इनहेंस करता है, इसलिए प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया बोलते हैं। समझ में आ गया। ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये रूट में जाके न्यूट्रिएंट दे रहा है। ठीक है,
और यहाँ पे क्या कर रहा है, विटामिन विटामिन सब कुछ दे रहा है, तो इससे क्या होता है, ये माइक्रोऑर्गेनिज्म हेल्प होता है। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं पीजीपीआर। आपको सिर्फ पीजीपीआर का फुल फॉर्म याद रखना है। अभी देखिए, हम लोग बोले कि साइनरिज्म, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, आप बोलिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रिलेशन मतलब कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कुछ देगा, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसको कुछ देगा। इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, समझ में आ गया? अभी देखिए माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा में क्या होता है, प्लांट रूट में बहुत सारा फंगस यहाँ पे जुड़ जाता है। प्लांट रूट में फंगस जुड़ जाता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? फंगस प्लस रूट, प्लांट का रूट। ओके, इसलिए इसको एक माइक्रोऑर्गेनिज्म का और एक नाम है फंगस रूट। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या क्या हेल्प होता है? यहाँ पे हेल्प होता है कि ये जो फंगस है, ये क्या मिलता है, फंगस को क्या मिलता है? फंगस से, रूट से इसका जो फूड है, ये फूड मिलता है। ठीक है, और फंगस रूट को क्या देता है? ये रूट को न्यूट्रिएंट देता है। रूट को न्यूट्रिएंट देता है। समझ में आ गया? देखिए, ऐसा रूट है, अगर रूट को एनहांस करके देखेंगे तो देखिए, ये ऐसा यहाँ पे ये रूट है, पूरा रूट है, और ये वाला है फंगस। ठीक है, ऐसा फंगस। देखिए, समझ में आ गया? और देखिए यहाँ पे दो तरह का ये माइक्रोऑर्गेनिज्म, मतलब फंगस, दो तरह से रह सकता है। ठीक है, एक अंदर जाके यहाँ पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर करते हैं, इसको बोलते हैं आर्बोस्कुल। आर्बोस्कुल, ठीक है, और ये इसको बोलते हैं बाहर में इसको वेसिकल, वेसिकल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, राउंड जैसा वेसिकल प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे आर्बोस्कुल है और यहाँ पे वेसिकल है, इसको बोलते हैं वेसिकुलर आर्बोस्कुलर माइक्रोराइजा। वेसिकुलर आर्बोस्कुलर माइक्रोराइजा, वेसिकल्स भी यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे आर्बोस्कुल प्रोड्यूस करता है, वेसिकुलर आर्बो और माइक्रोराइजा है, इसको इसलिए इसको बोलते हैं वेसिकुलर आर्बोस्कुलर माइक्रोराइजा। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इंडो माइक्रोराइजा। इंडो माइक्रोराइजा, इसको क्योंकि ये अंदर बहुत अंदर घुस जाता है। और एक है, देखिए ये बाहर में ही रहता है, ये जनरली बाहर में ही रहता है। और यहाँ पे जब ग्रो होता है तो सेल के थ्रू नहीं ग्रो होता है, दो सेल के बीच से ग्रो होता है, और जो दो सेल के बीच में जो गैप है उससे ग्रो होता है। इसलिए इसको बोलते हैं एक्टोमाइक्रोराइजा। एक्टोमाइक्रोराइजा, समझ में आ गया? जो अंदर ग्रो होता है जैसे भैम, इसको बोलते हैं इंडोमाइक्रोराइजा। जो बाहर ग्रो होता है उसको बोलते हैं इंडो, और बाहर जो ग्रो होता है उसको बोलते हैं एक्टोमाइक्रोराइजा। समझ में आ गया? अभी देखिए लाइकेन। पहले माइक्रोराइजा में क्या देखे, माइक्रोराइजा में क्या देखे कि यहाँ पे फंगस और प्लांट का जो रूट है, प्लांट का जो रूट है, ये दोनों एक साथ मिलके यहाँ पे रिलेशनशिप करते हैं। लाइकेन में क्या होता है, लाइकेन में के दोनों चीज क्या क्या रहता है, एक रहता है तो फंगस और दूसरे क्या रहता है, एल्गी। ठीक है, ये जो ग्रीन देख रहे हैं किसके लिए है, ये एल्गी है। देखिए, ऐसे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर देखिए, ये जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है, ये इसका इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये फंगस का स्ट्रक्चर है। और जो ग्रीन अंदर देख रहे हैं, ग्रीन क्या है, ग्रीन है एल्गी। ठीक है, समझ में आ गया? अभी क्या करता है वो बोलिए, यहाँ पे बहुत सारा सिंपल है। तो फंगस क्या करेगा, फंगस क्या करेगा, यहाँ पे बहुत सारा न्यूट्रिएंट देगा, जैसे वो रूट को देता है, ये न्यूट्रिएंट देगा। ठीक है, ये रॉक से फंगस न्यूट्रिएंट लेगा, लेके ये एल्गी को देगा, और एल्गी फोटोसिंथेसिस करके क्या देगा, फंगस को फूड देगा। समझ में आ गया? उसके बाद ये बहुत आपका फेमिलियर है, राइजोबियम। राइजोबियम में क्या होता है, प्लांट का रूट रहता है और कोई बैक्टीरिया रहता है, यहाँ पे कोई बैक्टीरिया रहता है जो यहाँ पे नोडुल फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्लांट का रूट है प्लस बैक्टीरिया है। ठीक है, तो बैक्टीरिया रूट को क्या देते हैं, रूट को देते हैं नाइट्रोजन, और रूट बैक्टीरिया को क्या देते हैं, फूड देता है। ठीक है, समझ में आ गया पूरा चीज़? ओके, ठीक है, आज इतना ही।